तो जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, न्यूज़ भी आती जा रही हैं, समर ट्रांसफ़र विंडो पास आ रही है, तो बहुत सारी रूमर जो है उन्होंने पेस पकड़ लिया है। बहुत सारे प्लेयर्स जो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या होने वाला है, कौन प्लेयर कहाँ जाने वाला है। चेल्सी पे समर ट्रांसफ़र विंडो का क्या असर पड़ेगा, थोड़ी सी मैं उस पर बात करता हूँ, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन रही है हमारे क्लब के अराउंड, जिसको एड्रेस करना थोड़ा सा भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक दो दिन में काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट आए हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं वो मैं आप पे छोड़ूंगा, मतलब इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव कि आप किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं। तो दो तीन चीज़ें, एक तो लुकाकू का जो ट्रांसफ़र सागा है वो, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, जो प्लेयर्स हमारे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं उन पे, और ओनरशिप का जो एक सीन है कि वो कौन होता है जो चेल्सी का नेक्स्ट ओनर बनता है, क्योंकि अब जो है फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है जो ओनरशिप की प्रोसेस है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार क्या सीन है ओनरशिप का, कब आएगा नया ओनर, और ओनर आएगा तो हम चालू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रोकना हो, चाहे नए प्लेयर्स को क्लब में लेके आना हो। तो वो सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब ओनर्स आपके सॉर्ट हो जाएंगे कि हाँ यार ये बंदा है, ये अब ओन करता है चेल्सी फुटबॉल क्लब को, और जो भी अब डिसीजन मेकिंग है इनके हाथ में होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमेलू लुकाकू की। तो रोमेलू लुकाकू के रिगार्डिंग साइमन फिलिप्स का एक ट्वीट आया था कि एसी मिलान इज विलिंग टू ऑफर लुकाकू अ वे आउट। वन पॉसिबल चेल्सी एस्केप रूट इमर्जिंग फॉर रोमेलू लुकाकू इज एसी मिलान. It would depend on takeovers at both clubs and subsequent negotiations meeting in the middle. It is something to explore as both clubs look to fix problems. तो बात ये है, अगर हम एसी मिलान की बात करें तो दोनों स्ट्राइकर्स जो है अभी उनके पास, जिरू और इब्राहिमोविच, तो दोनों ही मतलब अभी अपनी प्राइम पे नहीं है कहीं से भी। जिरू इज़ ऑलमोस्ट 35, इब्राहिमोविच इज़ ऑलमोस्ट 40-41, कुछ इस तरह की एज है। तो एसी मिलान अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है, सीरिया टाइटल रेस में है, हो सकता है 11 साल बाद वो सीरिया जीत भी जाए इस बार। तो अगर यहाँ से उनको बिल्ड करना है तो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए जो कि थोड़ा सा मतलब अपनी प्राइम में हो, प्राइम ईयर्स में हो, एटलीस्ट अराउंड 29-30 हो, और जो प्रूवन हो सीरिया में, जो बहुत सारे गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड रखता हो सीरिया में। तो रोमेलू लुकाकू के पास वो क्रेडेंशियल्स हैं। इंटर मिलान में ही वॉज रियली गुड 2 सीजन्स के लिए, सीरिया में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनको एक एज अ टॉप स्ट्राइकर टाउट किया जा रहा था, 100 मिलियन की, इसलिए उनकी वैल्यूएशन भी थी, चेल्सी ने वो पे भी किया। अब लुकाकू का जो चेल्सी में रहा है मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं। मैं अपने हर वॉच अलॉन्ग, हर लाइव स्ट्रीम में लुकाकू को बहुत मतलब मैंने अब बहुत सुना दिया है, बहुत मतलब मैंने अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर दिया है। तो मैं अब इसमें और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ये एक ज़रूर चीज़ है कि मतलब जब हम लुकाकू को लेके आए थे तो हमको लगता था कि हमारी एक फ्लोर रेज हो जाएगा, हमारा एज अ क्लब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट ये बैकफायर कर गया मूव और हम एक स्टेप नीचे आ गए। क्योंकि अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप जब 100 मिलियन का कोई प्लेयर लेके आते हो और फिर वो छोड़ के जाना चाहता है क्लब, तो बात ये हो जाती है कि क्या आप इतना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार हो, स्पेशली जब आपको और जगह पे फिक्स करना है। क्योंकि हमने सोचा था कि हमारा स्ट्राइकर का तो पोजीशन सॉर्ट हो गया है, स्ट्राइकर वाले डिपार्टमेंट में तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट सीजन हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम गेम्स जीत रहे थे, हम अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे, द ओनली थिंग वाज कि वी वर नॉट कन्वर्टिंग आवर चांसेस, वी वर मिसिंग दैट फिनिशर अप फ्रंट। एक नेचुरल गोल स्कोरर की कमी खल रही थी हमको बार बार पिछले सीजन। तो हमने सोचा कि हम लुकाकू को लेके आए तो ये चीज़ हमारी सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब बात क्या होती है, अगर लुकाकू का मूव काम कर जाता और लुकाकू एक सक्सेसफुल प्लेयर बन जाता चेल्सी के लिए, तो बात क्या होती, फिर हम अपना फोकस जो डाइवर्ट करते नए सेंटर बैक्स लाने में, मिडफील्ड की सिचुएशन को सॉर्ट करने पे। उस पर भी मैं बाद में आऊँगा, लेकिन बात करें सेंटर बैक्स की तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कार्लो एंचेलोटी ने खुद पर्सनली पूछा है रूडिगर की साइनिंग के लिए, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड है रूडिगर को रियल मैड्रिड में लाने के लिए। और फब्रिजियो रोमानो ने भी कहा था कि रियल मैड्रिड कभी भी रेस से बाहर नहीं थी, मतलब जो चीज़ें थी वो थोड़ा शान ज़रूर हो गई थी बीच में, लेकिन क्लब्स अभी भी इंटरेस्टेड है, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, रियल मैड्रिड। और रूडिगर जो है बिल्कुल प्रोफेशनल रहे हैं, वो चेल्सी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो चेल्सी को टाइम दे रहे हैं कि चीज़ें जब सॉर्ट हो जाए तो चेल्सी एक पोजीशन में आ जाए उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के, तो वो उतना तो टाइम दे रहे हैं, इतने वो रिस्पेक्टफुल हैं और थोड़ा सा वो और वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना डिसीजन जल्दी बनाएंगे कि क्या होने वाला है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर रूडिगर की जगह मैं होता, अब आप सोचिए कि अगर आप जैसे एक जगह पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ही सर्टेन नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत करते हैं, लेकिन आपको और बेहतर जगह से ऑफर आ रहे हैं,
और आपको बेहतर पैसा मिल सकता है, तो आप रिस्क लेंगे कि यार मैं एक बार मैं रुकता हूँ, ये सॉर्ट कर ले अपनी सिचुएशन, फिर क्या पता ये मेरे को वो ऑफर मैच कर दे जो बाकी लोग दे रहे, नहीं तो फिर मैं अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूँ कि कहीं बहुत देर ना हो जाए कि वो ऑफर भी मेरे हाथ से निकल जाए और यहाँ पे भी मेरा कुछ ना हो। तो इसमें रूडिगर की गलती नहीं है, और जिस तरीके से वो खेलते हैं वीक इन वीक आउट, ऐसा लगता ही नहीं है कि ही इज़ नॉट अ चेल्सी प्लेयर या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं रूडिगर के प्रोफेशनलिज्म की और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पूरी दाद देता हूँ, 100 में से 100 नंबर देता हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि ये चेल्सी का जो ओनरशिप का सागा है, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, इतनी लंबी खिंच गई है, तो यहाँ पर हमको रूडिगर से हाथ धोना पड़ेगा। इट वुड बी अ मिरेकल इफ़ वी आर एबल टू स्टॉप रूडिगर। वैसे तो रोकना चाहिए रूडिगर को कुछ भी करके, क्योंकि हमने देखा है कि बैक थ्री में हम नहीं खेल सकते रूडिगर के बिना। चाहे वो हम आर्सेनल वाले मैच की बात कर लें, चाहे जितने भी हम मैचेस देखे जहां में हमने स्ट्रगल किया, अगर रूडिगर नहीं होता है तो हमारी टीम आधी हो जाती है बिल्कुल। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है रूडिगर का इस टीम पे, तो डेफिनेटली हमको रूडिगर को तो रोकना ही चाहिए। लेकिन जब रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और पीएसजी जैसे पावर हाउसेज आएंगे, तो क्या रूडिगर खुद रुक पाएंगे या क्या चेल्सी के बस में होगा उनको रोकना? क्योंकि चेल्सी तो अभी पोजीशन में ही नहीं है नेगोशिएट करने की। तो देखते हैं क्या होता है। ओनरशिप को सॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ओनरशिप की बात करें तो टॉड बोली और हांस यॉर्ग विस का जो कंसोर्टियम है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप देखेंगे टॉड बोली पिछले कुछ मैचेस भी अटेंड करे हैं उन्होंने स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी के। तो अब देखिए ओनर कौन होता है वो तो देखिए अभी से कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रोमन अब्रामोविच जितना कौन पैशन दिखाता है ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तीनों ओनर्स के बारे में नहीं पता है। और अगर हम देखें तो सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ऑफ द फील्ड, तो भाई सभी एवरीवन इज टिकिंग द राइट बॉक्सेस। तीनों ओनर्स ने कहा है, प्रोस्पेक्टिव ओनर्स ने, कि वो लोग मरीना ग्रानोस्काया और ब्रूस बक की इंपॉर्टेंस समझते हैं इस क्लब में और उनकी अहमियत समझते हैं, तो उनको रोकना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। तो वो भी जो है वो उन्होंने बोला है। अब ये भाई फैंस को खुश करने का तरीका है कि भाई ये क्या चाहते हैं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ओनरशिप का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ चेल्सी की सिचुएशन पे कि वाई यू शुड बी वरीड एज अ चेल्सी फैन अब आने वाले फ्यूचर में। अब आप देखिए, अगर हम बैकलाइन की बात करें तो क्रिस्टियनसन जा चुका है, रूडिगर मोस्ट लाइकली गॉन, एस्पिलिक्वेटा इज़ नॉट एट हिज प्राइम, तो कोई सेंटर बैक हमारे पास रिकग्नाइज बचता ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम थियागो सिल्वा हु विल बी 38 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। तो आप थियागो सिल्वा पे तो रिलाई कर नहीं सकते वीक इन वीक आउट की वो आपकी लाइन को लीड करें। तो यहाँ हमको कम से कम 2 बेहतरीन सेंटर बैक्स की ज़रूरत है, चाहे अब उसमें से एक हम अकेडमी से मतलब प्रमोट करें जो चालोबा के साथ रोटेशन में खेलता रहे, क्योंकि मलंग सार इज़ नॉट एट चेल्सीज लेवल। चालोबा को हम फिर भी मतलब टाइम दे के ग्रूम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत खामियां, ही इज़ अ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, लेकिन हम चांस ले सकते हैं चालोबा के साथ। मलंग सार ने आपको मौके मिले लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, विच इज़ फेयर इनफ। मतलब मलंग सार है भी नहीं वो क्वालिटी का जो चेल्सी को चाहिए। मैं टाइटल के लिए कंटेस्ट करने के लिए और चैंपियंस लीग में रेलिवेंट बने रहने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। टॉप 4 तो हम आ सकते हैं, वी आर गुड इनफ कि हम एक टॉप 4 स्क्वाड अभी भी बना लेंगे अगर ये प्लेयर्स चले जाते हैं तो उसके बाद। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कौन आता है। अच्छा, उसके बाद अब आप मिडफील्ड पे हैं, तो मिडफील्ड हमारी डिक्लाइन हो रही है। जॉर्जिनियो टू यूवेंटस इज लुकिंग वेरी लाइकली, क्योंकि जितनी भी अभी न्यूज़ आ रही है जॉर्जिनियो खुद जाना चाहते हैं छोड़ के चेल्सी, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है यहाँ पर। फिर उनके एजेंट का भी काफ़ी वोकल इंटरव्यू आया है कि मतलब इटली वापस जाना चाहता है, जॉर्जिनियो वांट्स टू प्ले इन इटली। उसके बाद अगर हम विंग बैक पोजीशन की बात करें तो जब रीस जेम्स और बेन चिलवेल दोनों इंजर्ड हो गए थे बीच में महीने भर के लिए, तो हाउ डेस्परेटली वी वर शॉर्ट ऑन ऑप्शंस ऑन विंग बैक्स, तो वो भी एक बात है। तो चलिए अगर हम बात मान भी लें कि हम एमरसन को लेके आ जाते हैं लोन से, मतलब लोन पे होंगे एमरसन, अभी लोन पे हैं अभी एमरसन लियों पे, और वो आ जाते हैं सीज़न के बाद। और उसके बाद हम जैसे इयान मार्टसन है हमारे पास कॉवेंट्री में, वो भी एक हमारे पास लेफ्ट विंग बैक के लिए ऑप्शन है। तो राइट विंग बैक पे कौन है हमारे पास खेलने वाला? क्या हम डू जॉन स्टर्लिंग या हावी सिमंस जो हमारी अकेडमी के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भरोसा करें, या फिर हम किसी एक बैकअप की तौर पे किसी को लेके आएँ? क्या हमको फिलिप कॉस्टिच के लिए जाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से वुड बी ब्रिलियंट मतलब एक ऑप्शन
मोटिवेशन और एक कंपटीशन को फ्रेश रखने में कोशिश करेंगे। लेकिन क्या विंग बैक्स हमारी प्रायोरिटी है? तो यहाँ पर मिडफील्ड में प्रॉब्लम है, सेंटर बैक्स में इशू है, विंग बैक्स में प्रॉब्लम है। मिडफील्ड में आप किसको लाते हैं? क्या डेक्लन राइस पे आप 150 मिलियन पाउंड खर्च कर सकते हैं एक अकेले प्लेयर पे? और अगर आप डेक्लन राइस को लेके आते हैं तो क्या आपके पास बजट बचेगा बाकी जगहों को सही करने के लिए? क्योंकि नए ओनर्स आएंगे, क्या नए ओनर्स इतना सारा पैसा एक विंडो में खर्च कर देंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो चेल्सी के अभी क्लाउड में आ चुके हैं। और मतलब एक कहते हैं ना, एक अनिश्चितताओं का बादल जो है वो छा गया है चेल्सी के सामने। क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। इट कुड बी मेक और ब्रेक फॉर अस। और जब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज और इतना सब कुछ हो जाएगा तो क्या मैनेजर रुकेगा? विल थॉमस टुकल स्टे? क्योंकि जो एक हमको लग रहा था चैंपियंस लीग जीतने के बाद वी कैन बी एट दैट नेक्स्ट लेवल, जो हम नेक्स्ट लेवल पहुंच सकते हैं, और वी वर ऑन द कोर्स फॉर डूइंग दैट। सडनली इट्स लुकिंग कि इट इज ऑल गोइंग डाउन टू शिट। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं हमको समर ट्रांसफर विंडो में। हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से और वाइजली हमको स्पेंड करना पड़ेगा। आई थिंक इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कि अगर हम कोई अटैकर ना लेके, अटैकर एज इन कोई एक स्ट्राइकर के पीछे ना जाएं, अर्मांडो ब्रोजा और काय हैवर्ट्स और टीमो वर्नर्स के साथ पंट लें। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे अटैकर्स हैं। वी हैव पुलिसिक, वी हैव जीएच। अटैक हमारा सॉर्टेड है, वर्ल्ड क्लास नहीं बोलूँगा मैं इस अटैक को, लेकिन इट कैन गेट द जॉब डन। मतलब इनफ है ये काम अच्छा करने के लिए। लुकाकू को जाना है, जाने दें। जो प्लेयर्स जाना चाहते हैं जाने दें। जिनको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं उनको कोशिश करें। और जो लोन पे अच्छा खेलें सीजन, उनको टीम में इंटीग्रेट करना ही होगा। जैसे मैंने ब्रोजा की बात करी, कॉनर गैलेगर विल बी बैक इन द मिडफील्ड। फिर जैसे मैंने इयन मार्टसन, लीवाई कॉलविल बहुत अच्छा खेल रहे हैं चैंपियनशिप। हडर्सफील्ड के साथ उनका काफ़ी अच्छा सीजन रहा है। सेंटर बैक हैं वो एक अच्छे, लेकिन वही बात हो जाती है कि चैंपियनशिप में जो आप खेल रहे हैं और प्रीमियर लीग में आके आपका क्या रहेगा। हडर्सफील्ड अभी अच्छा, मतलब थर्ड है चैंपियनशिप टेबल में, हो सकता है प्लेऑफ खेल के वो आ जाए, प्रीमियर लीग में प्रमोट हो जाए, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर हमको देखना होगा कि हम कितना स्पेंड कर सकते हैं ट्रांसफ़र मार्केट में और कितना हम जो है वो अकेडमी प्रोडक्ट से फिल कर सकते हैं वो गैप्स को। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। डेफिनेटली क्लब की नज़र, थॉमस टूकल की नज़र इस चीज़ पे रहेगी कि कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ मेक और ब्रेक टाइम फॉर चेल्सी। स्पेशली एक बार ओनरशिप का सागा जो है वो सॉर्ट हो, क्योंकि एक टाइम था लास्ट सीजन तक कि हम चुआमेनी से डील अग्री कर लिए थे। हमने पर्सनल टर्म्स, वी वर वेरी क्लोज टू अग्रीइंग पर्सनल टर्म्स विद चुआमेनी। लेकिन ऑब्वियसली अब चुआमेनी तो छोड़िए, कौन प्लेयर होगा जो अपना फ्यूचर इस समय चेल्सी में देख रहा होगा इतनी अनसर्टेनिटी के बाद? और चुआमेनी, रियल मैड्रिड, रूडिगर, रियल मैड्रिड, मतलब इवन एम्बापे, हालैंड, इनके भी रियल मैड्रिड से कहीं ना कहीं लिंक आ रहे थे पहले। एम्बापे तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, हालैंड का भी बीच में आया था। हालैंड इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू मैन सिटी। तो बाकी क्लब्स रीबिल्ड कर रहे हैं ऑन अ ग्रैंड स्केल, और चेल्सी को उस लेवल पे पहुंचना है तो दे विल हैव टू आल्सो डू दैट। तो देखते हैं क्या होता है। बट फ्यूचर इज वेरी डाइसी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर अगर चीज़ों को सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए तो भाई मतलब हम बहुत एक डाउनवर्ड स्पाइरल में भी जा सकते हैं हम। और नेक्स्ट सीजन, मतलब एक बार समर ट्रांसफर विंडो हो जाए उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आई वुड बी हैप्पी इफ़ वी स्टे इन द टॉप 4। मैं टाइटल रेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब आई नो इट्स वेरी अर्ली, अभी अगले सीज़न और समर ट्रांसफर विंडो एक आना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी कुछ प्लेयर्स जाएंगे, कुछ प्लेयर्स आएंगे, आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ प्लेयर्स हो सकता है नेक्स्ट सीज़न फॉर्म में आ जाए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली इफ़ यूर अ चेल्सी फैन। आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि क्या हमको करना चाहिए टू रीबिल्ड द क्लब, और क्या मतलब ओनर्स हैं उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, वो सारी चीज़ें। बहुत कुछ है इस पर बात करने को, नज़रें हमारी इस पर बनी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।